हो भाई साहब, बहुत काम है आज तो स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं करी इसने। बे यार, वीडियो भी लाइव जानी थी। एक तो यार काम इतना है, ऊपर से इसने भी आ जाना था, पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा। लो आ गया फोन बाबूजी का। हाँ भाई, कहाँ रह गया? सुबह से निकला हुआ तू। अरे आ गया यार, एक तो बारिश इतनी करा रखी तुमने अपने शहर में, लेट हो गया हूँ। अच्छा ये बता, पहुंचेगा कितनी देर में? अरे गाड़ी जस्ट अभी बाहर ही खड़ी करी है, तेरे स्टूडियो के बाहर ही हूँ, आ गया। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping the ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? My life be like चलती का नाम जिंदगी बता था। जिंदगी नहीं चल रही, स्टूडियो से बाहर नहीं निकल पा रहा मैं। अबे तो कितना काम करेगा, भाई को देख पूरा घूम रहा आजकल, तू भी बाहर बाहर निकल, मजे ले जिंदगी में। अच्छा, घूमने फिरने की बातें देख कर कौन रहा? लीजन दिलवा दो तुझे वाइट वाला। जब से वो मिला घर से बाहर निकला तू, आज जरा सा बाहर नहीं निकलेगा, चौड़ा हो रहा मेरे सामने। अबे क्या बात कर रहा, वो दिन गए, अब तो तेरा भाई घूमते फिरते जहां मर्जी गेम खेल लेता है, लैपटॉप लैपटॉप उठाने की जरूरत नहीं अब ऐसा क्या मिल गया भाई तुझे? हाँ, पैसे की कमी तो है नहीं तेरे पास। आजा दिखाता हूँ। अबे ये क्या बवाल आइटम है? अबे विंडोज हैंडल गेमिंग पीसी है, तेरा सारा सेटअप एक तरफ, ये एक तरफ हैं? सही में? यकीन नहीं हो रहा? ले ट्राई करके देख। लॉलीपॉप खत्म हो, मैं लेके आया। तो जैसे कि ताइवान वाले ब्लॉग में हमने दिखाया था कि ROG Ally का रिव्यू लेके आएंगे चैनल पे, तो हम ले आए। तो ये है हमारा Asus की तरफ से पहला हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल जो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हुआ है। इससे पहले हमने Nintendo Switch रिव्यू कर रखा था, वो इंपोर्टेड वाला मिलता है। Steam Deck मंगवाया था, 1X प्लेयर हो गया, फिर PS4 भी हमने रिव्यू कर रखा, PS5 भी। कंसोल तो हम सारे करते रहते हैं, और ये हैंडहेल्ड पहला ऑफिशियल कंसोल है, वो भी Asus की तरफ से। एंड इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल, लेट्स सी Asus ने क्या इनक्रेडिबल किया है इसके अंदर। और हाँ, ये एक्सट्रीम वर्जन है, इंडिया में नॉन एक्सट्रीम वाला लॉन्च ही नहीं हुआ, और ये वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज में 1-1.5 महीना पहले लॉन्च हो गया था। उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपडेट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हुई है। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर अपडेट, ग्राफिक्स की सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है। तो ये बेसिकली एक स्टेबल रिव्यू है जिसपे आप रिलाय कर सकते हो। तो भाई आ जाता है ऐसा हमारा डब्बा, और इसके ऊपर बन रखी है हमारी डिवाइस एकदम सुंदर सी। और ये हम पहले खोल चुके हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई ने एकदम बढ़िया पैक कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले कागज से निकल जाएगा, कह रहे भाई साहब इसे ऐसे ऑन करना है। मैंने कहा मैं तो पता ही नहीं था। फिर ये एक पन्नी सी आ गई, और उस पन्नी के अंदर हमारी सुंदर सी हमारी डिवाइस। ओहो हो क्या बात। एंड इसके अंदर हमारे को एक ये छोटा सा डब्बा मिल जाएगा, ये मैंने खोल के देखा। ओह पुस्तकें अभी पढ़ रहे, रुको। एक यहाँ मिलता है 65 वॉट का टाइप सी चार्जर, और एक इसके अंदर से निकल जाती है पावर कॉर्ड। और ये चार्जर बिल्कुल वही है जैसे लैपटॉप का चार्जर होता है, और इनके डब्बे का एक्सपीरियंस भी लैपटॉप जैसा ही है। और एक चीज और देखी थी मैंने इसके अंदर, वो लगा रखी है इन्होंने यहाँ पे, ये दिया इन्होंने एक स्टैंड। भाई साहब इतनी क्या ही तुम्हें पैसे बचाने थे, जैसे अंडे की ट्रे नहीं होती, उस गत्ते से का इन्होंने स्टैंड बना दिया। देखो मैंने जरा से यहाँ से मोड़ा है, फट भी गया। और ये स्टैंड पता है किस चीज का है? बस ये ऐसे रखने के लिए, नहीं ये प्लास्टिक का दे देते कोई दिक्कत थी। कितने पैसे बचा लिए होंगे Asus वालों ने ये स्टैंड देके। एंड भाई यहाँ पे मेरे को ड्रॉबैक लगा, डब्बे से खोलते कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं है इसकी स्क्रीन के ऊपर, और ना ही इन्होंने कोई कैरिंग केस दिया है जो इनको देना चाहिए था। स्टैंड आउट कर जाते। पहला हैंडहेल्ड डिवाइस है, तो भाई कुछ ऐसा डिवाइस हमारे को मिल जाता है। यहाँ पे ROG की ब्रांडिंग हो रखी है, एंड फर्स्ट ग्लांस पे जब आप इसको देखते हो ना भाई, है स्टर्डी बिल्ड है पूरा पॉलीकार्बोनेट, पर अच्छी फील देता है हाथ में पकड़ के। और इसके अंदर ना जैसे इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे ऑन करते ROG का लोगो, RGB जल चुकी है। एंड यहाँ पे हमारा आएगा एक लोगो बन के, जैसे ROG की आवाज आती है ना लैपटॉप ऑन करते हैं, वो आवाज भी आती है इसके अंदर से। और फर्स्ट ग्लांस में आप देख सकते हो पूरी की पूरी विंडोज डिवाइस है, और इसका जो वेट हमारे को 610 ग्राम्स के आसपास मिलता है। तो इतनी ज्यादा हैवी नहीं है, जितनी देखने में ऐसे हैवी सी लगती है ना, तो लगता है भाई होगी मतलब
मोटा मसाला, उतना हैवी नहीं है, बहुत बढ़िया बिल्ड के साथ साथ काफी वेट भी कम कर रखा है। फ्रंट में हमारे को स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ROG की ब्रांडिंग हो रखी है। और इसका जो कंट्रोलर का लेआउट है ना वो Xbox स्टाइल वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डी पैड है, ऊपर एनालॉग स्टिक है और यहाँ पे एक स्टिक है और ABXY लिखा है। और यहाँ पे हमारे को 4 बटन मिल जाएंगे, 2 ऊपर के जो कंट्रोलर के होते हैं और 2 एक्स्ट्रा बटन है, जिससे एक से तो हमारा आर्मरी क्रेट खुल जाता है और दूसरे से यहाँ से हमारा कमांड सेंटर खुल जाता है। और उसके अंदर कमांड सेंटर में बहुत सारे ऑन द गो फीचर्स हैं, जो भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और पीछे हमारे को 2 एक्स्ट्रा बटन मिल जाते हैं और यहाँ पे ROG का लोगो बन रखा है। ये एयर इनटेक का वेंट है और ये भी एयर इनटेक का वेंट है। और यहाँ पे हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं भाई, डुअल फैन सेटअप है इसके अंदर। और यहाँ पे सारे पोर्ट्स वगैरह से बन रखे हैं और नीचे कोई पोर्ट नहीं है, नीचे एकदम प्लेन हिसाब किताब है। और कॉर्नर्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे ROG का साइन बन रखा है और जैसे इस पे लाइट पड़ती है तो RGB वाली फीलिंग से आती है, बट ये कोई लाइट नहीं है। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी है और एक पीछे भी यहाँ पे स्ट्रिप डाल रखी है जो कि RGB जैसी फीलिंग देती है, बट एक्चुअली कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक ग्लॉसी स्ट्रिप डाल रखी है। और सुंदरता के बाद आप कर लेते हैं तकनीकी बातचीत। इसके अंदर हमारे को मिलता है AMD Ryzen Z1 Extreme APU, जो AMD का कस्टम APU है, जो इसके लिए बनाया गया है। आगे हमारे को कौन सी डिवाइस में मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। और ये जो APU है ना, इसको अगर हम कंपेयर करें तो Ryzen 7 7840U के जैसा ही है, क्योंकि सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सेम है, TDP वगैरह सब कुछ सेम है एंड इवन परफॉर्मेंस भी सेम है। अभी आगे दिखाता हूं आपको। और ये हमारा Zen 4 आर्किटेक्चर बेस्ड है, 4 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड्स, 24 MB कैशे मेमोरी मिल जाएगी एंड ये मिनिमम 9 वॉट से लेके मैक्सिमम 35 या इवन 40 वॉट तक पावर ड्रॉ कर सकता है। सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस वाले पार्ट में दिखाता हूं। और यहाँ पे हमारे को iGPU मिलता है, AMD का रेडियन ग्राफिक्स RDNA 3। और वैसे हर जगह आप देखोगे तो 4GB VRAM लोग बोल रहे हैं। बेसिकली iGPU आपकी रैम को ही शेयर करता है एंड इसके आर्मरी ग्रेड के अंदर जाके आप उसकी VRAM को असाइन कर सकते हो, लाइक 2GB से लेके मैक्सिमम 8GB तक। तो जितनी ज्यादा VRAM असाइन कर दोगे उतनी रैम कंजम्पशन कम हो जाती है, तो वो घूम फिर के परफॉर्मेंस ना वहीं आ जाती है। इसका मैंने टेस्ट किया, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं परफॉर्मेंस वाले पार्ट में। और इसके अंदर हमारे को मिलती है 16GB की LPDDR5 रैम 6400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली डुअल चैनल पे। तो भाई परफॉर्मेंस ऐसी जबरदस्त देगी। LPDDR वाली है तो सोल्डर्ड रैम है, यहाँ पे अपग्रेड ऑप्शन कोई नहीं है एंड इस डिवाइस के हिसाब से 16GB इज इनफ। गेम ओहो क्या बात। एंड यहाँ पे मिलती है 512GB की Gen 4 SSD, जो हमारी 2230 साइज वाली है, जो छोटी SSD होती है एंड रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो, जो एक्चुअल Gen 4 वाली स्पीड नहीं है, Gen 3 से ऊपर है, Gen 4 की फास्ट स्पीड से नीचे है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जब स्पेसिफिकेशन की बात हो गई तो थोड़े से परफॉर्मेंस के स्कोर देखो आपने सामने। सबसे पहले Cinebench R23 14,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड 1768 सिंगल कोर। उसके बाद यहाँ पे Geekbench 6 देख लो भाई, 11,000 के आसपास मल्टी कोर एंड 2500 के आसपास सिंगल कोर। उसके बाद PC Mark 10 भाई 6700 एंड उसके बाद 3D Mark Time Spy के स्कोर्स आप अपने सामने देख लो, जिसमें ऑब्वियसली GPU के स्कोर ज्यादा नहीं है, CPU के बेटर मिलेंगे क्योंकि APU डिवाइस है। एंड लास्टली हमारा क्रॉस मार्क, वीडियो पॉज करके देख लेना, कंपेयर करने में काफी काम आएगा। भाई जो मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हुए उनको नंबर देख के पता लग गया होगा, i7-12700H के या फिर उसके कंपेटिटिव प्रोसेसर्स के आसपास नंबर निकाल के दे रहा है CPU बेंचमार्क्स में। तो यहाँ पे मुझे लगा जब ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है, चलो प्रोडक्टिविटी करते हैं। हमने पहले चला फोटोशॉप, बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट हो जाता है तो मॉनिटर पे लगा लिया था भाई, मक्खन आराम से थंबनेल वंबनेल सारे बन गए इसके ऊपर। और उसके बाद हमने सोचा एक लेवल और ऊपर कर दो, हमने करी वीडियो एडिटिंग। पहले तो हम 1080p लेवल के करके देख रहे थे, उसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं। उसके बाद हमने 4K 60 का प्रोजेक्ट ओपन किया, क्योंकि हम 4K 60 में रिकॉर्ड करते हैं ना। उसके बाद भी भाई काफी हद तक एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस इसने दिया। टाइमलाइन में कट लगाने हो, अलग अलग बीरोस प्लेस करने, उसके ऊपर टेक्स्ट हो गया या इफेक्ट्स हो गया, ट्रांजिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ एक चीज में दिक्कत आई, वो है एक्सपोर्टिंग टाइम, बिकॉज इसके अंदर कोई डेडिकेटेड GPU नहीं है। जो एक APU के अंदर जितना एक्सपोर्टिंग टाइम लगता है ना, फॉर एग्जांपल हमारी 4K 60 की 5 मिनट की वीडियो है, वो हमारे GPU वाले लैपटॉप में 2 या 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाती है। इसके अंदर हमारे को लगभग 10 से 15 मिनट लगे, तो जो कि ठीक है। मतलब अगर आप अपना प्रोजेक्ट आराम से एडिट कर पा रहे हो, उसके बाद छोड़ तो कोई बात नहीं, थोड़ा चिल मार लो, 10-15 मिनट लेट एक्सपोर्ट हो जाएगी, बट ये अच्छी खासी 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग करवा सकता है, इतना पावरफुल प्रोसेसर इसके अंदर है। और जब इतने हैवी टास्क हो गए तो उसके बाद अगर आपको डे टू डे टास्क करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, हमने दुनिया भर के टैब खोल दिए भाई, 16GB रैम है, कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और ऐसी डिवाइस लेने का आपका मन है तो बड़ी स्क्रीन पे लगा के कोडिंग बोर्डिंग करनी हो, आराम से कर सकते हो, अच्छा खासा पावरफुल है। एंड जिनके दिमाग में आ रहा होगा हम 3D वाला काम कर ले, आफ्टर इफेक्ट्स, मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, वो सब आप इसके ऊपर नहीं कर सकते सोलो डिवाइस पे। इसके अंदर eGPU भी लग जाता है, जो ROG का XG मोबाइल आता है ना, जो हमने ROG Flow वाली वीडियो में दिखाया था, वो आपको 80,000 से लेके 1.5 लाख तक मिल जाता है। उसके अंदर 3070 भी है, 3080 Ti भी है, फिर उसके बाद 4000 सीरीज भी आ गई अब तो। एंड AMD के GPUs भी है साथ में, इंडिया में जल्दी से नहीं मिलते क्योंकि बिकते ही नहीं ना पर इन्होंने दे दिया कि चलो इसके साथ तो कोई खरीदेगा। तो क्या आप इसके साथ खरीदोगे एक्सटर्नल GPU? उसके बाद आप 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, गेम डेवलपमेंट वाले काम इस पे कर पाओगे। CPU अच्छा डाल दिया उन्होंने ताकि GPU को हैंडल कर पाए, कोई बॉटलनेक ना हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा XG मोबाइल अरेंज करके इस पे लगा के चला के दिखाऊंगा सारी चीजें कि हाँ भाई हैंडल कर पा रहा नहीं कर पा रहा। जहरीले टेक वाले भाई साहब, पिछले 2 दिन से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, मैं ही नहीं मेरी टीम वाले भी। एंड एक चीज हमने नोटिस करी, इसकी जो इन हैंड फील है ना, वो स्टीम डेक और 1X प्लेयर से बढ़ के है। मतलब जो इसके एर्गोनॉमिक्स है, इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, भाई ज्यादा देर तक गेमिंग करने के बाद फील नहीं आती कि आपने कुछ भारी भरकम सामान पकड़ा हुआ है।
हाथ में। एंड इसके अंदर हमारे को वाइब्रेशन भी मिल जाती है, जिसको Asus वाले HD हैप्टिक्स बोल रहे हैं। और ठीक है, वाइब्रेशन लेफ्ट और राइट साइड में मोटर्स वगैरह लग रखी है। और हैप्टिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपको गेमिंग कंट्रोलर वाली मिल जाएंगी, थोड़ी दबी दबी टाइप की वाइब्रेशन होती है, बट इस डिवाइस के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करोगे तो बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं GTA 5 से। और ना यहाँ पे मैंने अल्ट्रा सेटिंग्स रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी हाई, और जहाँ पे अल्ट्रा हो सकता था वहां पे अल्ट्रा है। और ये गेम चल रही है 1080p पे, और 1080p पे आप आराम से देख सकते हो हमारे को 50 FPS मिल रहा है भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे। देख रहे हो इतनी छोटी सी मशीनरी जो हाथों में पकड़ के गेम खेल सकते हो। और ये गेम चल रही है एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस लगा रखा है हमने इसके ऊपर वायरलेस ना। एंड ये जो डिवाइस है ना वायर्ड मोड पे चल रही है। वायर्ड मोड पे जो इसका टर्बो मोड है ना वो 35 वॉट तक जाता है। उसके बारे में अभी आपको आगे डिटेल में बताता हूँ, पहले गेम टेस्ट देख लो। और बाकी ऊपर स्टैट्स आप देख सकते हो। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, जीपीयू के ही स्टैट्स हैं, सीपीयू के कोई स्टैट्स नहीं है, क्योंकि ये एपीयू बेस्ड डिवाइस है, सिंगल ही चिप होती है। तो जो टेंपरेचर ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो बेसिकली सीपीयू जीपीयू के सेम ही टेंपरेचर है। बाकी यूसेज, क्लॉक स्पीड, मेमोरी, वॉटेज सारी चीज आपके सामने है। उसके बाद दूर का रोना करा हमने छठा पार्ट में, इसको भी टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे हम अल्ट्रा सेटिंग्स पे। और जैसे कि थोड़ी सी लो पावर डिवाइस है तो हमने FSR को क्वालिटी पे कर लिया था। और भाई यहाँ पे भी हमारे को आराम से 40 to 50 FPS मिल रहे हैं जो कि प्लेबल है। एंड एक चीज आप ध्यान रखना, ये अल्ट्रा पे खेल रहा हूं मैं, और इस छोटी सी स्क्रीन पे अल्ट्रा ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, हाई सेटिंग्स पे भी खेलोगे ना तब भी लगभग सेम से ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। तो ये आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिखा दी। इसके बाद आप चाहो तो 60+ FPS भी ले सकते हो, जैसे कि 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है। उसके बाद हमने टेस्ट करा वैलोरेंट, ये भी हम टेस्ट करें 1080p पे। ग्राफिक सेटिंग को रखा हमने हाई पे, और बाकी सारी सेटिंग्स आपने सामने देख ही सकते हो। और वैलोरेंट को मैंने इसके गेम पैड से खेल के देखा था, ये गेम पैड से नहीं चलती, ये सिर्फ कीबोर्ड माउस से ही आप चला सकते हो। एंड यहाँ पे भाई फ्रेम रेट देखो आप 130 to 140 FPS मिल रहा है हमारे को हाई सेटिंग्स पे। तो यानी कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो पूरे 120 हर्ट्ज के मजे छोटी सी स्क्रीन पे आप ले सकते हो। और अगर आपको इससे भी ज्यादा FPS चाहिए तो बड़े मॉनिटर से आप कनेक्ट कर ही सकते हो। सेटिंग्स को थोड़ा सा और ट्विक कर लो, तो आप इसको मीडियम या लो पे खेल लो तो लगभग मेरे हिसाब से 150+ या हो सकता है 200+ FPS भी मिल जाए। उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं। FSR को रखा हमने क्वालिटी पे, और सेटिंग्स को रखा हमने हाई पे। और रे ट्रेसिंग का ऑप्शन इसके अंदर मिल रहा था लेकिन हमने ऑन नहीं करा, मैंने कहा क्या फायदा है झेल ना पाए। और यहाँ पे भाई आराम से 40 to 50 FPS मिल रहा है, मतलब जितने अभी तक गेम टेस्ट करे सबके अंदर प्लेबल FPS मिल रहे हैं, वो भी हाई, वेरी हाई सेटिंग्स पे, इवन अल्ट्रा सेटिंग्स पे। और ज्यादा अच्छे FPS मिलने के दो रीजन है, एक तो इसके अंदर देखो 16GB DDR5 रैम है, ऊपर से जो इसका कस्टम APU है उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी तगड़ी मिलती है इस छोटी सी डिवाइस में। एंड देन हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं गॉथम नाइट 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे FSR 2 का सपोर्ट मिलता है जिसको हमने रखा क्वालिटी पे। और जो ग्राफिक्स का प्रीसेट है वो हमने रखा है हाई पे। एंड यहाँ पे भी हमारे को आराम से 1080p पे 40 to 50 FPS मिल रहे हैं जो कि भाई प्लेबल है, मतलब 40+ FPS होते हैं ना अगर इतनी छोटी स्क्रीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन इतनी स्क्रीन पे 30 FPS वाली गेमिंग भी काफी सही होती है, ये तो फिर भी 40+ है। और बाकी देखो FSR के डिफरेंट मोड्स हैं, अलग अलग ग्राफिक सेटिंग्स है, आप ट्विक करोगे उस हिसाब से आप ज्यादा FPS ले सकते हो। और भारी भरकम बातचीत रेड डेड रिडेम्पशन 2 टेस्ट कर रहे हैं, 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं। और जो क्वालिटी लेवल प्रीसेट रखा है वो हमने रखा है बैलेंस्ड पे, जिसके अंदर हमारे को लो और मीडियम का मिक्सचर मिलता है। और वैसे RDR2 में ना FSR भी मिलता है, पता नहीं हमारी सेटिंग्स में शो नहीं कर रहा था, कुछ शायद ग्लिच हो गया, तो हमने विदाउट FSR ही टेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमारे को 40 to 50 FPS के आसपास मिल रहा है। तो सोचो अगर आप FSR को क्वालिटी पे या बैलेंस पे अगर लगाओगे तो 60+ FPS मिल जाएंगे जिस सेटिंग पे हम खेल रहे हैं। और इस सेटिंग्स पे इतनी छोटी स्क्रीन पे भाई ग्राफिक्स बढ़िया दिखाई दे रहे थे। ओवरऑल गेम प्ले वाज प्लेबल। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे जंग का भगवान, इसको भी टेस्ट करेंगे 1080p पे, और FSR 2.0 यहाँ पे मिलता है और उसको रखा हमने क्वालिटी पे। और ग्राफिक्स प्रीसेट को रखा हमने ओरिजिनल पे, जो कि हमारी मीडियम सेटिंग्स होती हैं। और भाई यहाँ पे भी हमारे को 35 to 40 FPS के आसपास मिल रहे थे, जो कि भाई प्लेबल थे हैंडल्ड के हिसाब से। बाकी सेटिंग्स को थोड़ा बहुत और ट्विक करके आप 60 FPS तक की गेमिंग इसके ऊपर कर सकते हो। थोड़ा सा ग्राफिक्स में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन इतनी छोटी स्क्रीन पे भाई पता नहीं लगता। फिर मैंने कहा इस कंसोल की जरा जान निकाल देते हैं। हमने यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट कर दिया साइबरपंक अल्ट्रा के साथ, हमने FSR को क्वालिटी पे रखा था। और वैसे नीचे रे ट्रेसिंग भी मिल रही थी लेकिन वो हमने ऑन नहीं करी, क्या फायदा डिवाइस में आग लग जाती। और भाई अल्ट्रा सेटिंग्स पे यहाँ पे हमारे को 30 FPS के आसपास ये निकाल के दे गया। और उस टाइम पे जो हमारी डिवाइस है ना वो प्लग्ड इन नहीं है, हम डायरेक्टली SSD के थ्रू प्ले कर रहे थे। एंड यहाँ पे FPS देख सकते हो 20 to 25 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो कि प्लेबल नहीं होते। मैंने कहा रुको इसको प्लेबल बनाते हैं। फिर हमने इसको टेस्ट करा स्टीम डेक मोड पे, जिसके अंदर सेटिंग्स हमारी हाई और मीडियम का मिक्सचर बन जाती है। और उसके बाद हमारे को जंप मिला 30 to 40 FPS के आसपास मिलने लगे थे, जो कि प्लेबल है हैंडल्ड कंसोल के हिसाब से। और एक चीज का ध्यान देना, ये जो स्टीम डेक वाला मोड है इस पे हमने FSR यूज नहीं करा, तब जाके हमारे को 30+ FPS मिल रहे हैं। तो सोचो अगर हम FSR को यूज करेंगे तो हमारे को और भी बेटर FPS मिलेंगे इसके अंदर। इससे पहले जितने भी गेम्स हम टेस्ट कर रहे थे वो सारे के सारे चार्जिंग पे यानी कि हाईएस्ट मोड पे टेस्ट कर रहे थे। 35 वॉट तक यहाँ पे हमारी टर्बो लिमिट जा रही थी। अब हम टेस्ट करेंगे इसको डिफरेंट वॉट लिमिट्स पे। सबसे पहले फार क्राई टेस्ट कर रहे हैं और सेटिंग्स वही है अल्ट्रा पे, और FSR हमारा क्वालिटी पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 15 वॉट, 25 वॉट और 35 वॉट तक यहाँ पे पावर लिमिट्स हैं। और बाकी शुरुआत के जो दोनों है वो हमारे बैटरी मोड पे चल रहा है। और एक चीज में मैं सरप्राइज था कि 25 वॉट और 35 वॉट में डिफरेंस तो था वॉटेज का। CPU टेम्परेचर का भी डेफिनेटली आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ज्यादा पावर ड्रॉ होगी तो गर्म होगा। वहां पे 42 to 43 वॉट जा रहा है टर्बो मार के, तो 95 डिग्री CPU टेम्परेचर है, लेकिन FPS में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप 25 वॉट पावर लिमिट पे भी गेमिंग कर सकते हो। और बाकी जो 15 वॉट की पावर लिमिट है उसके अंदर भी ज्यादा फर्क नहीं है, 20 वॉट तक CPU पावर ड्रॉ कर रहा है। और फार क्राई 6 के अंदर हमारे को 40+ FPS निकाल के दे रहा है, तो 15 वॉट पे खेल लो, ज्यादा बैटरी चलेगी। फिर हमने टेस्ट किया RDR2, और इसके अंदर भी तीनों पावर लिमिट्स आप देख सकते हो। प्रीसेट हमने वही रखा था बैलेंस वाला, जिस पे मेन गेम टेस्ट किया था ना। और यहाँ पे भी डिफरेंस साफ है, 25 वॉट
वॉट लिमिट पे और 35 वॉट लिमिट पे ज्यादा एफपीएस का फर्क नहीं है, 1-2 एफपीएस का फर्क है। लेकिन इस गेम के अंदर जो 15 वॉट वाली लिमिट है ना, उसके अंदर एफपीएस काफी हद तक कम हो गए थे, 30 एफपीएस के आसपास। लेकिन देखा जाए तो 15 वॉट लिमिट पे भी ना अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी 25 वॉट पे अगर आप खेलते हो, चार्जिंग पे लगा के खेलते हो, आपको गेमिंग में कोई डिफरेंस मिलेगा ही नहीं। उसके बाद हमने टेस्ट किया GTA 5। इसके अंदर प्रीसेट वही रखा था अल्ट्रा, जो मेन गेम टेस्ट में था, और यहाँ पे रिजल्ट थोड़े सरप्राइजिंग थे। तीनों की तीनों लिमिट्स पे हमारे को लगभग सेम एफपीएस मिलते थे, सेम सेटिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे गेम टू गेम वेरी कर सकता है। और जो इसका स्वीट स्पॉट है वो 25 वॉट है, लेकिन आप जैसे ही चार्जिंग पे लगाओगे ना डिवाइस को, तो वो ऑटोमेटिकली 35 वॉट पे चला जाता है, जिसको आप कस्टम ट्वीक नहीं कर सकते। और मैं आपको बता रहा था ना, इसके अंदर हम SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो हमने कंपैरिजन किया पे लोडिंग टाइम का फार क्राई 6 में। तो यहाँ पे जो इसकी इंटरनल SSD है, उससे हमारे को 13 सेकंड्स लगे उसको लोड होने में, और SD कार्ड के थ्रू 23 सेकंड्स लगे। तो ऑब्वियसली SD कार्ड की रीड एंड राइट स्पीड कम है, तो लोडिंग टाइम्स हमारे को ज्यादा लगेंगे। एंड हम साइड बाय साइड FPS भी कंपेयर करके देख रहे थे, लेकिन FPS में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो जो इसका SD कार्ड वाला सीन है, तो वो आप गेमिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद सेम कंपैरिजन हमने RDR2 में करा, और भाई सरप्राइजिंगली RDR2 में कोई डिफरेंस ही नहीं आया। सेम लोडिंग टाइम रहे हमारे SSD और SD कार्ड में। और यहाँ पे हम FPS भी टेस्ट करके देख रहे थे, यहाँ पे FPS भी सेम ही निकल गया है SSD और SD कार्ड में। और इसके आर्मरी क्रेट में VRAM नहीं दिखा रहा था मैं, जिसमें आप डिफरेंट VRAM असाइन कर सकते हो, 4GB 8GB ऑटो। तो यहाँ पे हमने 3 टेस्ट करे, एक ऑटो पे कि इसके अंदर ऑटो असाइन कर लेगा VRAM को, एक 8GB VRAM वाला और एक 4GB VRAM वाला। और यहाँ पे आप डिफरेंस साफ देख सकते हो, जैसे जैसे VRAM इंक्रीज हो रही है ना, हमारी RAM कंजम्पशन कम हो जा रही है, क्योंकि ये RAM को ही शेयर करके VRAM में कन्वर्ट करता है। 4GB वाला मेरे को सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा, क्योंकि ये वाला गेम ही नहीं, हमने बहुत सारे और गेम भी टेस्ट किए थे, जो आपको इस वीडियो में दिखा सकता, बहुत लंबी हो जाएगी। FPS आप देखोगे ना, 4GB वाले में ज्यादा बेटर निकल के आ रहे हैं। ऑटो वाले के अंदर उसने 400 MB VRAM असाइन कर रखी है, उसके अलावा 8GB वाले में 5GB VRAM अलॉट कर रखी है, लेकिन परफॉर्मेंस में खास डिफरेंस नहीं आ रहा। तो आप में से जो भी बाय करने वाला है, वो 4GB VRAM वाले पे ही रहने दे, उसके अंदर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। और इस VRAM वाले मोड को टेस्ट करने के लिए हमने 3D Mark Time Spy 2 बार किया, एक बार 4GB VRAM असाइन करके, एक बार 8GB VRAM असाइन करके। और आप यहाँ पे देख सकते हो CPU के स्कोर कम हो गए और GPU के स्कोर हमारे को लगभग सेम मिले। तो ये जो VRAM वाला मोड है ना, ये एक तरीके से गिमिक ही है इसके अंदर। और भाई जैसे कि डिस्प्ले आउटपुट हम इस डिवाइस से ले सकते हैं, हमने उसको बड़ी स्क्रीन पे लगा के गेमिंग करके देखी, ये भी 1080p पे ही चल रही है। और जो सेटिंग्स है ना, वो वेरी हाई वाली है, जो नॉर्मली उठा लेता ना, अल्ट्रा नहीं है इसके अंदर। तो आराम से 80-90 FPS निकल के आ रहे हैं। डेस्कटॉप लेवल की गेमिंग 1080p वाली आप आराम से कर सकते हो इसके ऊपर। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और पुश कर दिया जाए, 1440p कर दिया हमने, सेटिंग्स वही रखी थी वेरी हाई का मिक्सचर ना। और यहाँ पे अभी भी 1440p पे भी GTA 5 में प्लेबल FPS यानी कि 70+ FPS निकाल के दे रहा था, यानी कि भाई साहब डिवाइस में जान तो है। फिर मैंने सोचा चलो जो बची कुछ जान है ना, वो निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया 4K पे, वही वेरी हाई नॉर्मल का प्रीसेट जो पहले से लगा रहा था। और यहाँ पे 4K के अंदर भी 40+ FPS दिख गया। भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि डिवाइस इतना बढ़िया परफॉर्म कर जाएगी इतनी लो पावर लिमिट पे। बट वही बात है, ये GTA 5 में वैसा परफॉर्म कर रही है, दूसरे गेम्स में ऑब्वियसली नहीं करेगी। सिर्फ डेमो के लिए मैं एक गेम टेस्ट कर रहा था। तो भाई गेम टेस्ट आपने देखे, थर्मल्स आपने इसके देख लिए। इतनी छोटी डिवाइस होने के बावजूद भी अच्छे खासे अंडर 90 थर्मल से मेंटेन कर रहा है। कभी कभार 90 से ऊपर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अंडर 90 रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसोस वालों का कहना है कि जीरो ग्रेविटी थर्मल सिस्टम लगा रखा है। अब जीरो ग्रेविटी क्या है, ऊपर नीचे कर लो, कुछ कर लो, ठंडा रहेगा, मतलब जो भी है। और ठंडक का एक और मेन रीजन है कि इसके अंदर हमारे को डुअल फैन सेटअप मिलता है, जो कि हैंडहेल्ड में जल्दी से नहीं मिलता। हैंडहेल्ड में ज्यादातर ब्रांड सिंगल फैन वाला मॉड्यूल यूज करते हैं, एंड इसका थर्मल सिस्टम डेफिनेटली बेटर है। और जब फैन की बात चल रही है, 2-2 फैन है, तुम्हारे दिमाग में होगा भैया कितनी आवाज करेगा। ऐसा तो नहीं कि हम रात को बैठ के रजाई में खेल रहे हैं और तेज आवाज आ रही है और अगल बगल में पता बिल्कुल साइलेंट फैन है। और इन हैंड फील की मैं बात बता रहा था आपको, इसका जो थर्मल सिस्टम है ना, वो ऊपर की तरफ है। पीछे जो आप देख रहे हो ना, ROG का लोगो और वेंट वगैरह बन रखे हैं, तो इसके मैक्रो बटन से ऊपर ऊपर ये गर्म होता है और बिल्कुल भी नीचे फील नहीं देता कि हाँ कि डिवाइस गर्म हो चुकी है। जहां पे हमारा डी पैड है या जहां पे हमारे बटन वगैरह है, वहां पे एकदम ठंडक का माहौल रहता है और आपको इसकी गर्मी फील नहीं होगी। और यहाँ बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। एक तो देखो विंडोज बेस्ड डिवाइस है, सारे विंडोज वाले फीचर मिलेंगे, टच वगैरह से आप इसको चला सकते हो। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डालना हो, मान लो डिस्कॉर्ड डालना हो, कुछ भी है, मतलब हैंडहेल्ड में वो सारी चीजें आप इस पर कर सकते हो। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेवल पे यहाँ पे बटन मिल जाता है, जिससे हमारा कमांड सेंटर खुल जाएगा। कमांड सेंटर के अंदर हमारे को ऑन द गो काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर सबसे ऊपर परफॉर्मेंस मोड मिल जाते हैं, जैसे अभी चार्जिंग पे तो 25 वॉट दिखा रहा है। उसके अलावा कंट्रोल मोड है, गेम प्रोफाइल्स है, और ये सारे के सारे आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो। एंड अगर ये वाला बटन दबाते हैं तो हमारा आर्मरी क्रेट खुल जाता है। पहली स्क्रीन पे सारे के सारे यहाँ पे गेम्स शो कर जाएगा। उसके अलावा अगर आपको स्टीम डेक वाली बातचीत अगर इसके अंदर करनी हो, तो स्टीम की ऐप आप इसके अंदर खोलोगे ना, और स्टीम आपका नॉर्मल डेस्कटॉप मोड पे ऐसा खुलेगा। इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करो और यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हो, एकदम बिल्कुल वैसी वाइब देगा जैसे स्टीम डेक देता है। वैसे कोई नया फीचर नहीं है, अपने डेस्कटॉप पीसी पे भी कर सकते हो, बट हैंडहेल्ड की बात चल रही है ना, इसलिए मैं ये सब करके दिखा रहा था। बाकी आर्मरी क्रेट में ऊपर हमारे को सेटिंग्स मिल जाती है। सेटिंग्स के अंदर हमारे को कंट्रोल मोड मिल जाएगा, जिसके अंदर आप जाके अपना गेम पैड कस्टमाइज कर सकते हो, दोनों मोड पे, गेम पैड मोड पे भी, डेस्कटॉप मोड पे भी। और एक्चुअली जो कंट्रोल मोड है ना, अगर आप डेस्कटॉप मोड पे करोगे तो हमारा कर्सर बन के आ जाता है स्क्रीन पे, और हमारे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक ये ट्रिगर्स बन जाते हैं। और ये अगर आप गेम पैड मोड पे रखोगे ना, तो ये गेमिंग के हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाता है, फिर आपका कर्सर बन के नहीं आएगा। इसमें भी हमारे को ऑपरेटिंग मोड मिल जाते हैं, गेम विजुअल मिल जाते हैं,
है जैसे Asus के लैपटॉप के अंदर मिलता है ना, अलग अलग कलर प्रोफाइल्स वगैरह। और यहाँ पे लाइटिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो साइड की 2 एनालॉग स्टिक है, इसके लाइटिंग के इफेक्ट्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड इफेक्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कलर वलर चेंज करना तो ऑन द गो यहाँ पे एकदम से कस्टमाइजेशन हो जाएगी। एंड उसके बाद कनेक्शन सेटिंग मिल जाती है जिसके अंदर वाईफाई ब्लूटूथ आपका शो कर जाएगा। एंड यहाँ पे ऑडियो सेटिंग मिल जाएगी और ऑरा सिंक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आपके पास डेस्कटॉप है, पीसी, आपको डिवाइस सिंक करने उनकी लाइट्स वगैरह, तो ये आपकी डिवाइस उससे भी सिंक हो जाएगी। और ये राइट साइड में कमांड सेंटर के ऑप्शन है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ रिमूव करना हो, यहाँ पे प्लस दबा के कुछ ऐड ऑन करना हो, ये सारे फीचर्स हमारे को मिल जाते हैं। और अगर आप ऑपरेटिंग मोड के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे आपको सिस्टम स्टैट्स मिल जाते हैं जैसे लैपटॉप के अंदर मिलते हैं सारे के सारे। इको असिस्ट आपको मिल जाएगा यूसेज के लिए। एंड जीपीयू स्टैट्स आते हैं जिसके अंदर आप मेमोरी असाइन कर सकते हो, जो आपको गेमिंग वाले पार्ट में दिखा रहा था। और आखिरी में कंटेंट वाला टैब मिल जाएगा जिसके अंदर मीडिया गैलरी, यूजर सेंटर, अपडेट सेंटर, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। और गेमिंग के प्लेटफॉर्म भी है। और भाई विंडोज हैंडल डिवाइस है तो स्टीम है, एपिक गेम्स है, EA ऐप है, यूबीसॉफ्ट कनेक्ट है, सारे ऑन द गो आप इसके ऊपर डाल सकते हो जो स्टीम डेक पे नहीं डाल सकते। और यूज करते हुए मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, इसका जो नीचे का टास्क मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, जो बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग होके आई थी। बाकी ये आप चेंज भी कर सकते हो चाहो तो। और इसके अंदर हमारे को माई एसूस ऐप भी मिल जाती है जो आपको यूजुअली वीवो बुक जैसे लैपटॉप में मिलती है। इस ऐप के अंदर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। और बेस्ट पार्ट मेरे को इस ऐप का क्या लगता है कि इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे एक ही जगह शो कर देता है। फिर चाहे बायोस का अपडेट हो, चाहे ग्राफिक्स ड्राइवर का अपडेट हो, और AMD के साथ थोड़ी ड्राइवर अपडेट की दिक्कत होती है ना, वो इस ऐप के थ्रू काफी ऑप्टिमाइज हो जाती है। और जितना UI मैंने इसका चला के देखा, मेरे को भाई काफी हद तक ऑप्टिमाइज लगा। लाइक इसके अंदर जैसे हम कुछ भी सर्च वगैरह करते हैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड तुरंत खुल जाता है, कोई ऐसा ग्लिच नहीं होता। मतलब जो चीजें मेरे को 1X प्लेयर में फील हुई थी ना, वो चीजें इसके अंदर मेरे को ऐसा फील नहीं हुई। थोड़े बहुत इश्यूज मेरे को फील हुए, जैसे एक बार इसका ना डिस्प्ले का ग्राफिक्स ड्राइवर अपना भी भाग गया था, तो ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह और बहुत सारे फीचर्स गायब हो गए थे। लेकिन वो अपडेट करने के बाद फिर अपने आप ठीक हो गया था। थोड़े बहुत ग्लिचेस है, लेकिन फ्यूचर में अपडेट वगैरह आएंगे तो ठीक हो जाएगा। और भाई जैसे कि विंडोज मशीनरी है, आपको ऑफिस वाले काम करने हैं तो पोर्टेबल कीबोर्ड या ट्रैक पैड आप ले सकते हो, छोटे साइज वाला, या वायरलेस कीबोर्ड माउस लेके आप कनेक्ट कर सकते हो। और जब गेमिंग डिवाइस है ना, इसके अंदर गेमिंग के फीचर भर भर के हैं। AMD RSR का सपोर्ट है, यानी कि रेडियन सुपर रेजोल्यूशन, जो कि क्या करता है, गेम जैसे लोअर रेजोल्यूशन पे चल रही है उसमें FPS ज्यादा आएंगे और उसको अपस्केल कर देगा, तो आपको बेटर इमेज क्वालिटी मिलेगी विद बेटर FPS। ये वो ये DLSS की तरह है, बट वो Nvidia का DLSS थोड़ा एकदम प्रीमियम साइड है, AMD का थोड़ा हल्का है लेकिन काम करता है। और यहाँ पे हमारे को AMD की रेडियन इमेज शार्पनिंग भी मिल जाती है, जिसको AMD RIS कहते हैं। यहाँ कंट्रोल सेंटर से आप ऑन कर सकते हो, जिससे आपके गेम्स के विजुअल बेटर हो जाते हैं, थोड़ी शार्पनेस ऐड हो जाती है एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। बहुत गौर से देखने पे दिखती है, बट हाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालती है। एंड ये सारी गेमिंग आप कहाँ करोगे? ऑब्वियसली इसकी डिस्प्ले पे करोगे। वैसे हाँ, ये बड़ी डिस्प्ले से भी कनेक्ट हो जाता है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले वो है 7 इंचेस की फुल टच 1080p डिस्प्ले, जिसका कलर गैमेट 100% sRGB है। तो जब आप इस पे गेमिंग करोगे या कोई भी OTT वगैरह देखते हो, मूवीज वगैरह देखते हो, क्योंकि 7 इंचेस है भाई, अच्छी खासी, मतलब टैबलेट आते थे अपने टाइम में 7 इंचेस के, तो अच्छी खासी वीडियोस वगैरह देख सकते हो, यूट्यूब देखना हो, OTT देखना हो। और जैसे कि बता रहा था, फुल टच वाली है, 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है, आराम से मल्टी टच वगैरह चलाना हो, और प्रिसाइज है टच एकदम बढ़िया, जैसे टच वाले लैपटॉप का होता है ना, तो सारे फीचर्स वगैरह ऑन द गो आप चला सकते हो। कुछ भी सोशल मीडिया स्क्रॉल वगैरह करना हो, यूट्यूब वगैरह देखना हो, तो एकदम उंगलियों के इशारों पे चल जाएगा ये। और ये हमारी हैंडल डिवाइस है, हाथ में पकड़ के खेलोगे आप इससे, अगर बाय चांस गिर गई तो यहाँ पे डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिलती है। एंड साथ में गोरिल्ला ग्लास की तरफ से DXC कोटिंग भी मिलती है। अब जैसे कि टच डिस्प्ले है तो ग्लॉसी वाली है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तो भी इसके अंदर रिफ्लेक्शन तो दिखती है, बट उस टाइप की रिफ्लेक्शन नहीं दिखती जैसे एक प्रॉपर ग्लॉसी डिस्प्ले दिखती है। काफी हद तक रिफ्लेक्शन कैंसिल आउट हो जाती है, जिससे आपको लाइटिंग वगैरह पता नहीं चलती। और ये आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, 7 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। और इसके साथ हमारे को AMD FreeSync प्रीमियम का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारी टेयरिंग काफी हद तक कम हो जाती है विदाउट इवन V-Sync। एंड ये आती है 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, तो इंडोर में चलाना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप आउटडोर में यूज करोगे ना इसकी फुल ब्राइटनेस करके, तो भाई डिस्प्ले विजिबल रहती है। लेकिन वही बात है, हैंडहेल्ड डिवाइस है, इतनी पावरफुल है, फुल ब्राइटनेस पे ज्यादा बैटरी बैकअप भी नहीं मिलेगा। और जो इसकी डिस्प्ले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को लगा वो इसके लगे बेजल। भाई इतने मोटे मोटे बेजल है ना, एक तो 16:9 वाली डिस्प्ले है, 16:10 होती तो और भी थोड़ा सा मतलब बेजल कम हो सकते थे नीचे और ऊपर के। लेफ्ट राइट के चलो इतने नहीं पता लगते, लेकिन नीचे ऊपर के ऐसा एकदम बिल्कुल अजीब सा टीवी सा फील होता है। बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूं, आप इस पे गेम खेलोगे थोड़ी देर तक तो लगेगा डिस्प्ले के बेजल ज्यादा है, बट जब आपने गेम में मगन हो जाओगे ना, उसके बाद ये बेजल बॉदर करना बंद कर देते हैं। लेकिन वही बात है, डिवाइस इतनी बढ़िया दिखती है, प्रीमियम दिखती है, पर जब डिस्प्ले को देखो ना ऐसे छोटी सी, उसमें दिल छोटा हो जाता है। बड़ा होना चाहिए था डिस्प्ले को। अब जैसे कि हैंडल्ड विंडोज डिवाइस है, तो छेदों और बटनों की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है। उसके बाद एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है, जो UHS 2 वाले SD कार्ड्स को सपोर्ट करता है। UHS 2 वाले जो माइक्रो SD कार्ड्स होते हैं ना, वो हाई स्पीड वाले होते हैं, मैक्सिमम 150 Mbps तक स्पीड देते हैं, जितनी हमारी एक हार्ड ड्राइव की स्पीड होती है। तो बेसिकली एक हार्ड ड्राइव का एक्सपेंशन तरीके से आप लगा सकते हो फॉर द स्टोरेज एंड एवरीथिंग। बाकी इसके अंदर SSD है, उस पर डाल के गेम खेल लो। और वैसे SD कार्ड पे गेमिंग करके भी मैंने आपको दिखाया कि कितना डिफरेंस आता है, कितना नहीं। उसके बाद हमारे को एक बड़ा सा PCI पोर्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर इसका XG मोबाइल लगेगा। और एक बगल में हमारे को USB 3.2 Gen 2 Type C पोर्ट मिलता है, जो DP
3.4 को भी सपोर्ट करता है। इसके थ्रू आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, बड़ी सी हब लगा सकते हो, हब के ऊपर दुनिया भर के कनेक्शन कर सकते हो। जैसे आप अपने सामने देख सकते हो, हमने कीबोर्ड, माउस, बड़ी डिस्प्ले, पूरा सेटअप बना दिया इसी छोटे से टाइप सी पोर्ट से। एंड यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाते हैं और ये मिलता है पावर बटन, जो कि हमारा एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो भाई हमारी डिवाइस विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ आती है और ये जो स्कैनर है ना, ये लगाई उंगली और तुरंत ओपन हो गया, अच्छा खासा फास्ट काम कर जाता है। और भाई ड्रॉबैक के मामले में एक और चीज वो है इसमें पोर्ट्स। यहाँ पे टाइप सी का सिर्फ एक पोर्ट है। जैसे भी हमने 1x प्लेयर रिव्यू किया था जिसके अंदर 2 टाइप सी के पोर्ट थे, एक टाइप ए का पोर्ट भी था। मेरे को पोर्ट से इतना तो उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसके अंदर एक पीसीआई वाला पोर्ट भी है। बस 2 टाइप सी के पोर्ट दे देते ना, तो उसमें बंदा एक तरफ कोई और एक्स्ट्रा आइटम लगानी हो और एक तरफ चार्जिंग पे लगानी हो वो कर सकता है। तो आपको पोर्ट्स एक्सटेंशन अगर करना है तो इसके लिए आपको हब खरीदना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े इस टाइप के हब हो गए या फिर छोटे कुछ इस तरीके के हब आप खरीद सकते हो। हमने तो उसको स्टीम डेक के डॉकिंग स्टेशन पे खड़ा कर दिया था जिसके अंदर सारे पोर्ट्स काम कर रहे थे इससे कनेक्ट करने के बाद। तो अगर आपको पीसी वगैरह पे लगाना है तो डॉकिंग स्टेशन लेना पड़ेगा। और भाई इसके स्पीकर का एक्सपीरियंस, मैं एक बार ना स्पीकर का सैंपल सुनाता हूं पहले। यहाँ पे अगर इसके स्पीकर्स को लैपटॉप के स्पीकर से कंपेयर करूँ ना, तो लगा लो जैसे एसर टफ की आवाज नहीं होती या फिर एसर नाइट्रो की, लगभग वैसे स्पीकर है, अच्छे खासे लाउड है और टॉप फायरिंग है। तो एकदम जब आप हैंडल से गेमिंग कर रहे होंगे तो एकदम कानों तक बढ़िया भरपूर एक्सपीरियंस पहुंचेगा। और इन स्पीकर्स के साथ हमारे को डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, साथ में हाई रेज का भी सर्टिफिकेशन है। तो हाई रेज ऑडियो वाली कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू आप गाने सुनते हो तो उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। अब किस में ढूंढना वो सपोर्ट आप खुद देखो। और ये इस डिवाइस का माइक टेस्ट है, सारी की सारी आवाज इसी पे रिकॉर्ड हो रही है। वेबकैम भले नहीं मिलेगा लेकिन माइक मिलता है, 2 माइक्स मिल जाते हैं हमारे को इसके अंदर टॉप पे और आवाज रिकॉर्ड करेगा। तो अगर कर रहे हो तो इसके माइक पर बात कर सकते हो सामने वाले से, कनेक्ट कर रखा है और माइक इसका यूज करना है तो ऐसी आवाज सामने वाले को सुनाई देगी। बताना कमेंट में कैसी लगी। और इस छोटू सी डिवाइस के अंदर हमारे को 40 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। एंड यहाँ पे जो बैटरी का बैकअप है वो वेरी कर सकता है आपकी यूसेज के हिसाब से। जैसे अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह देखोगे तो इसके अंदर आपको 6 to 6.5 आवर्स का बैकअप मिलेगा, जिसके अंदर आप इसको लो टीडीपी पे कर दो, उसके बाद आप मल्टीमीडिया ऐप चला लो या ब्राउजर में यूट्यूब वगैरह खोल लो, उसमें बैकअप बढ़िया मिल जाता है। लेकिन जब आप गेमिंग करोगे, ब्रांड का कहना है 2 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा, पर ब्रांड ने ये नहीं बताया कौन से मोड पे देगा। मैंने इसको 15 वॉट वाले मोड पे खेला था, 15 के बाद 25 आता है उसके ऊपर। एंड 15 वॉट पे मैंने गेमिंग करी थी, इविल वेस्ट में खेल के देख रहा था, जिसमें कुछ ऐसी कंडीशंस थी, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस थी, इसके स्टिक्स की आरजीबी मैंने ऑफ कर दी थी। एंड गेमिंग में इसके स्पीकर्स पे कर रहा था, कोई भी हेडफोन या टीडब्ल्यूएस नहीं था, स्पीकर पे थोड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम होती है। और डिस्प्ले पैनल हमारा 120 हर्ट्ज पे 1080p रेजोल्यूशन मैंने रखा था, उसके अंदर इसने मेरे को 1 hour 40 मिनट से लेके 1 hour 50 मिनट्स तक का बैकअप दे दिया। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप टर्बो मोड पे खेलोगे, 25 वॉट पावर लिमिट पे खेलोगे तो 1 घंटे से भी कम का इसके अंदर बैकअप मिलता है, जो कि ठीक है, ओके है, वही लैपटॉप जैसे ही बैकअप है। 40 वॉट आवर और विंडोज, समझ गए ना। और भाई जैसे कि इसका 65 वॉट का चार्जर है तो आप इसको 65 वॉट के पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ज्यादा लंबा सफर है, तो एक पावर बैंक आप खरीद सकते हो। हमने कुछ इस टाइप के पावर बैंक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो भी देख सकते हो। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Asus ROG Ally का। और ये डिवाइस 70,000 रुपीज पे लॉन्च हुई है, लेकिन हमने इसको बाय किया कार्ड ऑफर वगैरह लगा के। 65,000 की मेरे को पड़ी थी, फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुई है ये। और तुम में से बहुत लोगों के दिमाग में कुछ कॉमन सवाल होंगे कि भैया 65,000 हम इसमें खर्चेंगे, 65,000 का हम एक विंडोज लैपटॉप नहीं ले लेंगे जिसके अंदर हमारे को 30-50 तक मिल सकता है। एंड प्रोसेसर भले इतना पावरफुल नहीं मिलेगा, बट वो मशीनरी इससे बेटर परफॉर्म करेगी, बड़ी होगी। सही सोचा आपने। दूसरे वो लोग हैं जो कंसोल की, भैया 65,000 में तो मैं PS5 ले लूंगा, साथ में मॉनिटर ले लूंगा, मेरा सेटअप बन जाएगा। सेम इन द केस ऑफ Xbox, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो मशीनरी है ना, ये उन लोगों को टारगेट करती है जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मतलब लैपटॉप भी है, पीसी भी है, कंसोल भी ले लिया, लेकिन हैंडहेल्ड चाहिए। भैया मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे गेम खेलनी है, मतलब वही बात है ना कि पैसे की कमी नहीं है, उन लोगों को ये टारगेट करती है। पहला सिस्टम लेने जा रहे हो और आपका 60-70 हजार का बजट है और एक विंडोज सिस्टम देख रहे हो, तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। ये तो तब है कि चलो भाई आप ट्रैवल कर रहे हो, गेम खेलनी है, बेड पे लेटे हो, गेम खेलनी है, मतलब है थोड़ा रजवाड़ा वाला हिसाब किताब है। इसी प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर परफॉर्म करने वाला लैपटॉप आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ गेम ही खेलनी है तो कंसोल बाय कर सकते हो, इस प्राइस पॉइंट पे आपका पूरा सेटअप बन सकता है और इस डिवाइस से कई गुना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अब आती है इसकी बात कि भैया ये इतना महंगा क्यों है। अब आप खुद सोचोगे इतना तगड़े लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस आपके हाथों में, इसमें R&D होती है और एक विंडोज पीसी को इतना सा साइज देना, 600 ग्राम्स का एक पीसी है जिसके अंदर आप भाई GTA 5, गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन जैसी गेम आप हाथ में खेल पा रहे हो। मतलब आज से 10 साल पहले हम क्या सोचते थे कि यार ऐसी गेम्स हम ऐसे खेल पाएंगे बिल्कुल हैंडहेल्ड कंसोल वगैरह कुछ में, तब सिर्फ सोचते थे। आज वो पॉसिबल हो पा रहा है, तो उस वजह से महंगा है। प्लस सिर्फ गेमिंग ही नहीं, इतनी सी डिवाइस पे आप प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हो। मैंने सारे एग्जांपल आपको दिए। इसके अंदर 120 हर्ट्ज की 1080p टच डिस्प्ले दे रखी है, तो वो सारी चीजों की कॉस्ट आती है। ये बेसिकली जो मशीनरी है ना, वो वैल्यू फॉर मनी है अपने जॉनरा में, लाइक हैंडहेल्ड जॉनरा में। जैसे अगर हम कंपेयर करें स्टीम डेक से, तो स्टीम डेक हमारे को 60,000 के आसपास मिलेगा, 512 GB वाला, ये 65 में पड़ेगा। और ये उससे कितना
ज्यादा पावरफुल है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, वरना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनाऊंगा ही। और हमने एक विंडोज हैंडल्ड भी किया था 1x प्लेयर, भाई उससे भी बेटर है क्योंकि इसके अंदर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, उससे बेटर एपीयू उसके अंदर लगा है जो परफॉर्मेंस बेटर निकाल के दे रहा है। उसके साथ कंपैरिजन की वीडियो बनाने का कुछ ऐसा बनेगा नहीं क्योंकि ये करंट जनरेशन का, वो मेरे पास पिछली जनरेशन वाला है AMD Ryzen 6000 सीरीज वाला, तो करंट वाला कोई अगला आएगा तो उसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूं। बाकी बस आज की वीडियो के लिए इतना था। आपको कैसा लगा ये डिवाइस? आप में से ऐसे कौन से मोटी पार्टी बातचीत वाले लोग हैं जो ऐसी चीजों को कंसीडर करेंगे, अपने लिए बाय करेंगे, वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इस पूरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन, क्वेरी या फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अबे ओ ये लेके जा अपनी डिवाइस, बन गई मेरी वीडियो, अब मैं सब अपने लिए ऑर्डर करूंगा। अरे आउट ऑफ स्टॉक, बोला था ना तगड़ी आइटम है।